स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग जीव विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना या मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना या मेरुरज्जु। ये क्या होता है भाई? सुषुम्ना क्या होता है, मेरुरज्जु क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो स्पाइनल का तो मतलब रीढ़ से है, और कार्ड मतलब ये जो अपने लोगों के पीठ पर रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डियों का गुच्छा है, जो रीढ़ की हड्डियों की कड़ी है, इसी में एक डोरे जैसी संरचना है। कार्ड मतलब धागे जैसी एक संरचना, रज्जु, इसका नाम है मेरुरज्जु, मतलब रीढ़ में पाई जाने वाली रज्जु। रज्जु मतलब रस्सी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में पाया जाने वाला एक रस्सी जैसी जो संरचना होती है, उसी को हम बोलते हैं मेरुरज्जु। और उसी का एक नाम है सुषुम्ना, उसी का एक नाम है अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सुषुम्ना क्या होता है, मेरुरज्जु, इसका अपने लोगों के शरीर में काम क्या है? तो भैया, अगर इस शरीर को, ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक घर मान लें, तो घर का कंट्रोल कौन करता है? अगर घर में मम्मी पापा ना हो तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? तो बच्चे जो है अनकंट्रोल हो जाएंगे। जब तक जिसका मन चाहेगा खेलेगा, जब तक जिसका मन चाहेगा मोबाइल देखेगा, जब जिसका जहां मन चाहेगा चला जाएगा, जब मन चाहेगा आएगा। ये मन चाहा ना हो, सब कंट्रोल में रहे, इसके लिए घर में कौन है? पापा मम्मी, मम्मी पापा। वैसे अपने लोगों का शरीर बिल्कुल संतुलित ढंग से काम करे। हाथ वो ना करे जो हाथ का मन कहे, हाथ वो करे जो दिमाग कहे। तो अपने लोगों का शरीर अगर एक घर मान लिया जाए, तो फिर इसमें भी दो हैं, पापा मम्मी। पापा है ये अपना दिमाग, ये बड़े बड़े निर्णय लेता है, और मम्मी है सुषुम्ना, ये छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। अब मम्मी, अगर आपने छोटी गलती की है तो कौन डांट फटकार करके फैसला कर देगा? मम्मी। और लेकिन अगर आप भयंकर गलती करके आए हो तो फिर सर्विसिंग आपकी कौन करेंगे? पापा। तो पापा बड़ी बड़ी चीजों का डिसीजन लेते हैं। कितना तेल आएगा, कितना हल्दी आएगी, कितना मिर्चा आएगा, कितना दूध आएगा, इसका फैसला मम्मी करती हैं। लेकिन घर कब घर बनेगा, बड़े बड़े फैसले जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, उसका निर्णय कौन करेगा? पापा। तो दिमाग तो हो गया पापा जैसा, अगर शरीर को घर मान लिया जाए, और मेरुरज्जु हो गई मम्मी जैसी। आओ अपने लोग देखें, जो रीढ़ की हड्डी में रस्सी पाई जाती है, ये कैसी होती है, पहले इसकी संरचना जान ले, फिर इसके कार्य को देख लेंगे। देखिए भैया, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसके बीच, इसके चारों तरफ, जैसे ब्रेन के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्ली होती है। ब्रेन जो अपना हड्डी में बंद है, अपने लोगों का मस्तिष्क कितनी लेयर में बंद है? 3 लेयर में बंद है। पहली लेयर कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, दृढ़तानिका। दृढ़तानिका सबसे कठोर कौन सी होती है? दृढ़तानिका, ड्यूरा मैटर। और बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं एरेक्नाइड। क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड। और सबसे अंदर जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मृदुतानिका या पाया मैटर। तो जैसे अपने लोगों का दिमाग, जैसे अपने लोगों का ब्रेन कितनी चीजों में बंद रहता है? 3 झिल्ली में बंद होता है। कौन कौन सी 3 झिल्लियां हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, पाया मैटर। ठीक उसी प्रकार से बेटा, ये अपने लोगों की जो मेरुरज्जु होती है, 3 लेयर में बंद होती है। सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, उसके नीचे एरेक्नाइड, उसके नीचे पाया मैटर। तीनों मिला दीजिए मेनिंजेस, तीनों मिला दीजिए मेनिंजेस। और अलग अलग ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड, पाया मैटर, तीनों मिला दीजिए मेनिंजेस। मतलब मेरुरज्जु के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। और मेनिंजेस में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। इतनी बात आप समझ गए? तो चारों ओर 3 झिल्लियों का आवरण होता है।
जैसे ब्रेन की रक्षा करने के लिए 3 झिल्लियां होती हैं, वैसे अपने लोगों की रीढ़ की भी रक्षा करने के लिए, मेरुरज्जु की रक्षा करने के लिए 3 झिल्लियां होती हैं। और देखें, इसके बीचों बीच एक छेद होता है, तो उस छेद को बोलते हैं हम सेंट्रल कैनाल। बीचों बीच में, रज्जु के बीचों बीच में क्या होता है? एक छेद। उस छेद को क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल या केंद्रीय नाल। कैनाल मतलब नहर, नाल, और सेंट्रल मतलब केंद्रीय। तो केंद्रीय नाल के बीच में जो छेद है, इसमें पूरे में एक पानी जैसा पदार्थ भरा होता है। तो पानी जैसा पदार्थ जो किनारे किनारे होता है बेटा, ये थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा विरल होता है, तो इसको हम बोलते हैं भैया व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर या श्वेत द्रव्य। क्या बोलते हैं? श्वेत द्रव्य। और इसके बीच में ये जो द्रव्य होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो गाढ़े द्रव्य को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे? ये जो गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य है, देख रहे हो ना, ये थोड़ा गाढ़ा है और अंग्रेजी की यच जैसे, यच अक्षर जैसी आकृति बनाता है, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? जो गाढ़ा मैटर भरा हुआ है, इसको बोलेंगे ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य। अंदर वाला गाढ़ा गाढ़ा धूसर और बाहर का बिरल बिरल श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर। और ध्यान रखें, और ये जो ग्रे मैटर गाढ़ा गाढ़ा रहता है, ये किसकी आकृति बनाता है? अंग्रेजी की यच अक्षर जैसी या तितली जैसा। देखने में देखो, ये तितली जैसा आकार है ना, तो ये तितली जैसा आकार किसका है? तितली जैसा आकार उसमें होता नहीं है, बस वही जो गाढ़ा गाढ़ा द्रव है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा मैटर होता है ना, वो तितली जैसी आकृति बना लेता है या अंग्रेजी की यच जैसी, यच अक्षर जैसी आकृति बना लेता है, तो इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। ध्यान दे कि ये जो आगे की ओर से धंसा हुआ है, देखो ये धंसा हुआ है ना, तो आगे की ओर जो धंसा होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। जो आगे की ओर से धंसा होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर मीडियन फिशर। बीचों बीच से धंसा है ना, तो मीडियन। और पीछे की ओर जो बीचों बीच से धंसा है, उसका नाम क्या होगा भैया? उसका नाम होगा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पीछे वाला पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। क्यों? क्योंकि ये भी बीच में है, इसलिए मीडियन। तो ये खांच हो गई, आगे वाली एंटीरियर खांच हो गई, पीछे वाली फर्स्ट खांच हो गई। इतनी बात समझ गए आप? और देखें, अब देखिए, जो अंग्रेजी का एक अक्षर बनाता है धूसर द्रव्य, इसका आगे वाला हिस्सा कहलाता है वेंट्रल हॉर्न। क्या बोला जाता है? वेंट्रल हॉर्न। क्या बोला जाएगा? वेंट्रल हॉर्न। और बगल वाला हिस्सा बेटा कहलाता है लेटेरल हॉर्न। बगल वाला हिस्सा लेटेरल हॉर्न, आगे वाला हिस्सा वेंट्रल हॉर्न और पीछे वाला हिस्सा डोर्सल हॉर्न। इसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ये। पीछे वाला जो यच आकार से तंत्रिकाएं निकल रही हैं, उसको वहां से क्या बोलेंगे? डोर्सल हॉर्न उसको। और आगे वाले को, जो नीचे ऐसी संरचना बना रहा है, इसको वेंट्रल हॉर्न, और बगल वाले को बोलेंगे लेटेरल हॉर्न। इतनी बात समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब ये जो नर्व निकल रही है डोर्सल की ओर से, डोर्सल के सिरे से, डोर्सल हॉर्न है ना ये, तो डोर्सल हॉर्न की ओर से जो नर्व निकल रही है, इसको बोलते हैं, जहां से निकलेगी, बिल्कुल जहां से निकलेगी बेटा, मतलब जहां इसकी जड़ है, जहां से निकलेगी, उसको बोलते हैं डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। क्या बोलेंगे? डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, जहां से निकलेगी। और जब आकर के ये थोड़ा फूल जाती है, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दूर के बाद, तो इसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। क्या बोलेंगे? डोर्सल रूट गैंग्लियन। जहां फूल जाती है, जहां जैसे कुछ फूली फूली से दिखती है, वही कौन? स्पाइनल नर्व, मतलब स्पाइनल से निकलने वाली तंत्रिकाएं, उनको बोलते हैं, जहां फूल गई है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। और ध्यान रखें कि आगे वाले हिस्से से जो नर्व निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? जहां से निकलती है, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ये जो वेंट्रल साइड से निकल रही है, देखिए वेंट्रल है ना, वेंट्रल हॉर्न है ना, तो वेंट्रल की तरफ से जो निकल रही है बेटा, इसको बोलेंगे वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। और डोर्सल की ओर से निकलने वाली जहां से निकल रही है, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। अब ये है क्या जो निकल रही है? स्पाइनल नर्व। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व।
यही तंत्रिकाएं हैं जो संदेश लाने ले जाने का काम करती हैं, अपने लोगों की गतिविधियों का संदेश ले जाने ले आने का काम करती हैं। कौन? स्पाइनल नर्व, मेरु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं। और देखें तो ये हो गई इसकी कुछ संरचना, कुछ इस प्रकार से ये होता है। और ये रीढ़ की हड्डी में होता है, तो इसकी लंबाई जो होती है ऐसे सीधा सीधा रहेगा ना, जैसे अपने लोगों की पीठ है, तो इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है लंबाई? 17 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक लंबी ये जो है रस्सी हो सकती है मेरुरज्जु की, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई बेटा इसकी संरचना। अब आइए हम लोग इसका थोड़ा काम देख लें। तो काम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अपने लोगों के शरीर में, अगर शरीर को घर मान लिया जाए तो ये मम्मी का काम करते हैं। छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे निर्णय, छोटी छोटी समस्या का समाधान रीढ़ खुद कर देती है। जैसे मम्मी छोटी छोटी बात पापा तक नहीं पहुंचाती हैं। आप कोई छोटी गलती, छोटा झगड़ा कर लिए गांव में किसी बच्चे से, दोस्त से, तो मम्मी उसको पापा से नहीं बताती हैं, नहीं तो आप ज्यादा मार खाओगे। तो जैसे मम्मी छोटी छोटी बात पापा को नहीं बताती हैं, वैसे ये जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो मेरुरज्जु है ना, ये छोटी छोटी घटनाओं को दिमाग तक जाने ही नहीं देता है। दिमाग को ज्यादा ये परेशान नहीं करता है, दिमाग को ये जाने ही नहीं देता, अपने आप निर्णय लेता है, भैया ये कर लो, ये कर लो। दिमाग तक बात जाती ही नहीं है। तो दिमाग का एक प्रकार से ये बड़ा सहयोग करता है। और हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, ब्रेन और मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो है ये दिमाग का बहुत बड़ा, इसके बिना दिमाग अधूरा है। ये दिमाग को बड़ा आराम देता है, छोटे छोटे निर्णय खुद ले लेता है। आइए देखिए ये कौन कौन सा काम करता है मुख्य रूप से। तो भैया पहला काम इसका है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कंट्रोल करना। अब आप कहोगे सर ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? भैया प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो अपने लोगों के शरीर में अचानक होती हैं। अचानक, जैसे अपने लोग पढ़ रहे हैं और बगल जो है कोई गर्म हीटर रखा हुआ है, ठंडी के मौसम में आप पढ़ रहे हो और आपके बगल हीटर है, तो और आपका पैर हीटर पर चला गया तो आपको गर्म लगेगा ना, तुरंत आप अपना पैर हटा लेते हो। तो त्वरित होने वाली क्रिया, अपने लोगों के शरीर में त्वरित विद्युत गति से होने वाली क्रिया को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स रिएक्शन। ये तुरंत हो जाती है। और ये दिमाग से आप पूछोगे कि मेरा पैर हीटर पर चला गया है, हटाऊं कि ना हटाऊं, तब तक तो आधा पैर जल जाएगा। दिमाग तक पहुंचता ही नहीं है मैसेज। मेरुरज्जु कहती है अरे जल्दी हटाओ, नहीं तो आप पूरी तरह से जल जाओगे। अब आपको मच्छर काट रहा है, आप पढ़ रहे हो और अचानक आकर के आपके हाथ पर मच्छर काटने लगा, आप तुरंत हाथ हटाते हो कि दिमाग से पूछते हो कि भैया मच्छर काट रहा है, हटाऊं कि काटने दूं, मलेरिया फैलाने दूं, डेंगू फैलाने दूं, ऐसा आप पूछते हो? नहीं, आप तुरंत हाथ हटा करके और मच्छर को मारने के लिए तत्पर हो जाते हो। किसने ये प्रेरणा दी? ये प्रेरणा भैया मेरुरज्जु ने दे दी। दिमाग तक संदेश जाने ही नहीं देता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी क्रिया है? अपने लोगों के शरीर में अचानक होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और इस पर कौन कंट्रोल करेगा? इस पर कंट्रोल करेगा हमारी मेरुरज्जु। गर्म तावे पर अपने लोगों का हाथ चला गया, तुरंत हम लोग हाथ हटा लेते हैं। कौन जो है नियंत्रित कर रहा है? मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु किस पर कंट्रोल करता है? प्रतिवर्ती क्रिया पर। और यही आप ये भी जान लो कि ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना बेटा, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है उपार्जित। तो अब ये जो है प्राकृतिक क्रिया कौन सी है? प्राकृतिक क्रिया वो क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है जो पहले ना हुई हो, अचानक हो और अपने लोगों के शरीर में प्रतिक्रिया हो जाए, वो प्राकृतिक है। एक उदाहरण समझे आप, जैसे आप जा रहे हो, आप साइकिल से जा रहे हो, अचानक आपकी आंख में कोई तिनका पड़ गया, कोई छोटा सा कण पड़ गया, तो आप तुरंत आंख बंद कर लेते हो। तो ये आंख का तुरंत बंद कर लेना, ये आपने सीखा नहीं था कि आंख में जो है तिनका जाएगा या कीड़ा जाएगा तो आपको आंख बंद करना सिखाया नहीं गया है। आप अपने आप आंख बंद कर लेते हो, इसकी किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं हुई है।
सर ने कभी बताया नहीं है, न मम्मी ने कभी बताया है कि भैया तुम्हारे आंख में कुछ पड़ जाए तो तुम आंख बंद कर लेना। ये अपने आप छोटा बच्चा भी बंद कर लेता है। छोटे बच्चे के आंखों, किसी के आंखों के सामने या छोटे बच्चे की आंख के सामने आप अपनी अंगुली ले जाए, वो तुरंत आंख बंद कर लेना। ये किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है कि कोई आपके आंख के आगे अंगुली ले जाए तो आप आंख बंद कर लेना। ये कैसी प्रतिवर्ती क्रिया है? ये है प्राकृतिक। और दूसरा देखें, दूसरा है उपार्जित। उपार्जित का मतलब है बेटा ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो सीखी गई हो। जैसे आप जा रहे हो और अचानक सड़क के आगे आपने ब्रेकर देख लिया, तो ब्रेकर देख लिया, आपने साइकिल की ब्रेक लगा दी। अब साइकिल की ब्रेक आपने पहली बार नहीं लगाया, आप सीख चुके हो कि कब साइकिल में ब्रेक लगाना है, कब अगली ब्रेक लगाना है, कब पिछली ब्रेक लगाना है, ये आपने सीखा है। तो सीखा है तो ये हो गया उपार्जित, और करते आप तुरंत हो। दिमाग से नहीं पूछते कि ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, एक्सीडेंट हो जाने दूं कि ना हो जाने दूं, तुरंत आप ब्रेक लगाते हो। कैसी क्रिया है? उपार्जित। इसको आपने सीखा है। कोई अच्छा आइटम मिल गया, बफर में सजा हुआ है पूरा बफर, और अच्छा आइटम मिल गया और उसको आप पहले खाए हो कभी, तो आपकी जीभ जानती है कि इसका टेस्ट कैसा है, तुरंत आपके मुंह में पानी आ गया। अब आपके मुंह में पानी आ गया, इसका मतलब पहले आप खा चुके हो, उपार्जित हो गया। तो प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की हो गई? दो, प्राकृतिक और उपार्जित। आप दोनों समझ गए होंगे। और ध्यान रखें, ये मेरुरज्जु क्या करता है बेटा? मेरुरज्जु सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐसी क्रियाएं जो अपने लोगों की इच्छा से नहीं होती हैं, जैसे खांसी आ जाना। अब खांसी पूछ कर आती है अपनी, अगर खांसी अपने लोगों की इच्छा में हो तो अपने लोग वहां खांसे जहां कोई ना हो, लेकिन खांसी बेचारी आ गई तो आ गई। आप चाहे जितने वीआईपी लोगों के बीच में बैठे हो, खांसी आ गई तो आ गई। या छींक आना, अब आप कई लोगों के बीच में बैठे हो, आपको लगता है छींक आ जाएगी तो बड़ी बेइज्जती होगी, लेकिन आप छींकते हो। इस पर कौन कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर मेरुरज्जु। मैंने बता दिया ना, मम्मी जैसा रोल प्ले करता है, छोटी छोटी बात दिमाग तक जाने नहीं देता। और भैया मेरुरज्जु क्या करता है? और ये करता है क्या काम? ब्रेन तक संदेश ले जाने वाली और ब्रेन से संदेश लाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको मार्ग देता है। अच्छा आप बताओ कि मान लीजिए अंगुली में चोट लगी, अंगुली में खून बहा, तो ये संदेश कैसे जाएगा? सीधा कोई बाईपास है कि अंगुली से ऐसे बाईपास दिमाग तक पहुंच जाए कि अंगुली में घाव लगा तो ऐसे संदेश आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर रीढ़ में आएगा, फिर दिमाग में जाएगा। दिमाग तक जाने का तो कोई बाईपास मार्ग नहीं है ना। कहां से जाएगा? किसी संदेश को शरीर के किसी भाग में घटने वाली घटना का संदेश सबसे पहले मेरुरज्जु में जाएगा, मेरुरज्जु से फिर गर्दन से होते हुए दिमाग तक जाएगा। तो संदेश जाने का और संदेश आने का मार्ग कौन देगा? मेरुरज्जु देगा। बिना इस हाईवे से हुए कोई गाड़ी संदेश का कोई आदान प्रदान हो नहीं सकता है। तो ये संदेश को ले जाने और संदेश को ले आने को मार्ग प्रदान करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है किसका? मेरुरज्जु का। तो ये रहा बेटा मेरुरज्जु की संरचना और मेरुरज्जु का कार्य। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे। ऐसे ही और जीव विज्ञान के कुछ एक पॉइंट के साथ हम आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे।